नमस्कार, जय श्री राम। देश के अंदर देशद्रोही लगातार अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। पहले कुछ लोग दबे छुपे तरीके से इस देश के अंदर षड्यंत्र फैलाने का काम करते थे और वर्तमान में इस बात की जिम्मेदारी कुछ राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने और कुछ राज्य सरकारों के मुखियाओं ने अपने ऊपर संभाल ली है और वो अपनी राज्य सरकारों के संसाधनों का उपयोग करके देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश की जनता को भी परेशान करने का काम कर रहे हैं। कल से आज तक दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हुई जो इस देश के अंदर एक आम आदमी के वैचारिक विमर्श का मुद्दा बनी। पहली घटना हुई बंगाल के अंदर नारदा स्टिंग घोटाले में सीबीआई के द्वारा टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में। उन 4 नेताओं को जब टीएमसी के नेताओं को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करके सीबीआई की स्पेशल अदालत के सामने पेश किया गया तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को छोड़ करके सीबीआई के दफ्तर के सामने आ जाती हैं और वहां आकर के धरना प्रारंभ कर देती हैं। एक मुख्यमंत्री का इस प्रकार से धरना देना किसी भी दृष्टि से तो ना तो संविधान के दायरे में आता है और ना ही राजनीतिक रूप से किसी घटना के प्रतिकार के जायज तरीके के रूप में आता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के अंदर बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो इस देश की मीडिया पर पूरा कब्जा करे बैठा हुआ है और वो इन सारी चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करता है और सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है कि ममता बनर्जी जो बात कर रही हैं, ममता बनर्जी जो विरोध कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का विरोध कर रही हैं कि उनके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के स्वरूप कार्रवाई की जा रही है। चलिए हम एक बार इस बात को मान लेते हैं कि ममता बनर्जी का जो विरोध है वो एक उनके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के स्वरूप किए जाने वाली कार्रवाई का प्रतिकार है। तब क्या एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री को एक जांच एजेंसी के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए जाना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की गई है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, ये राजनीतिक मतभेद के कारण से अगर कोई कार्रवाई की गई है तो क्या उसके उपचार हम अदालती कार्रवाइयों में ढूंढेंगे या मर्यादा के तहत किए जाने वाले राजनीतिक आंदोलनों के तहत ढूंढेंगे? या फिर एक मुख्यमंत्री अपनी मर्यादा को छोड़ करके एक जांच एजेंसी के दफ्तर के सामने अपने लॉ मिनिस्टर के साथ में 2000 से लेकर के 3000 तक के समर्थकों के साथ बैठ करके धरना देने का काम करेगी? और वो जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई को कर नहीं पा रही है, इसके लिए वो जांच एजेंसी लेटर लिखती है। अब देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट पूरे देश में दिन भर कल होता है। वो जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के बारे में मीडिया के किसी भी वर्ग में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। इसीलिए मैं आज इस लाइव में उस मुद्दे को उठा रहा हूं कि ममता बनर्जी वहां धरना देती हैं, राज्य के कानून मंत्री वहां धरना देते हैं, उन जो मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई के द्वारा उनको वो अदालत में पेश किया जाता है। इसी दौरान एक डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपमेंट ये होता है कि जो सीबीआई की ओर से एक चिट्ठी लिखी जाती है, एक लेटर लिखा जाता है और वो लेटर जो लिखा जाता है वो लेटर को बाईजे दस्तूर लड़ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भेजते हैं, उच्च न्यायालय के, कोलकाता उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं और इस मामले की सुनवाई के लिए निवेदन करते हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा कल अपनी स्पेशल बेंच में रात को जो निर्णय दिया गया है उसमें इस बात का उल्लेख है। मैं आपको पहले इस चीज को थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूं, आप देखिएगा। This case is was mentioned today
to be taken up urgently by Mr. Y.J. Dastoor, learned additional Solicitor General of India. He submitted that a letter of request has been sent by the CBI and official email ID of the Chief Justice of this court and the Registrar General, pointing out certain glaring facts regarding the manner in which the Chief Minister, Law Minister and the other senior minister of the government in the state of West Bengal along with their supporters in thousands were obstructing CBI in discharge of its official duty. और इसके आधार पर उस मैटर को धारा 407 के तहत 407 CRPC के तहत ट्रांसफर किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के सामने कार्रवाई के संबंध में एक प्रक्रिया चालू होती। और ये जब प्रक्रिया चल रही होती है, बेंच स्पेशल बनाई जाती है, शाम के समय जब होती है, उसी दौरान ये आता है कि जो सीबीआई की अदालत थी उसने जो चारों एक्यूज पर्सन्स को थे उनको जमानत पर रिहा कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने रात में ये ऑर्डर पास किया है। वो ऑर्डर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और वो जो ऑर्डर है उनके द्वारा पेज नंबर 7 और 8 पर कि जो फैक्ट्स हैं उसमें उसको लिखा गया। उस ऑर्डर में फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। द फैक्ट्स विच आर नॉट इन डिस्प्यूट आर दैट ए केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट many accused including some of the minister in the present government in the state of West Bengal on the direction issued by this court in view of the various order passed by Supreme Court. The investigation and prosecution of case against MP and MLA were to be monitored by the court. It was only thereafter that the matter was expeditious. Sanction of prosecution was granted by the competent authority and 4 accused were arrested in the morning today. They were to be produced in the court immediately after their arrest. The mob started collecting outside the CBI office. Not only this, at 10:50 hours, even the Chief Minister of the state, Srimati Mamata Banerjee, sat on dharna in the office of CBI. It is claimed by Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General of India, and she was demanding their unconstitutional release. Unconditional release, but the fact that she was present there and some supporters were also there was not denied by learned Advocate General. In addition to that, the stand of learned counsel for the CBI is that the Law Minister of the state along with supporters moved the court where the accused were to be presented along with charge sheet. The Law Minister remained in court complex throughout the day till the argument was heard. In these facts and circumstances, if any order is passed by the court, the same will not have faith and confidence of the people in the system of administration of justice. Confidence of the people in the justice system will be eroded in case such type of incident are allowed to happen in the matter where political leader are arrested and are to be produced in the court. Public trust and confidence in the judicial system is more important in being the last resort. आप देखिए कि ये सब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया है। इस सारी गतिविधि को एक मुख्यमंत्री के धरने को और उनके लॉ मिनिस्टर के उपस्थित होने को और वहां उन सब चीजों को उनको कंसीडर किया गया। और उसके बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने फिर ऑर्डर किया वो देख लीजिए। The order was passed by the court below. We deem it appropriate to stay that order and directed that the accused persons shall be treated to be in judicial custody till further order. The authority in whose custody they are kept shall ensure that they have all medical facilities. मतलब एक राज्य सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा किए गए कृत्य को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कंसीडरेशन में लेने के बाद जो संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत पर एक्यूज पर्सन्स को रिहा किया गया था
उनके जमानत आदेश को पर स्टे किया गया और स्टे किए जाने के बाद उन लोगों के बारे और ये कहा गया कि वो लोग अब न्यायिक अवरक्षा में माने जाएंगे। लेकिन आज पूरे दिन से मैं देख रहा हूं, ये कल रात का जजमेंट है, लेकिन आज पूरे दिन से मैं देख रहा हूं कि पूरे दिन से इस मुद्दे पर इस देश के मीडिया में किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं है कि ममता बनर्जी के द्वारा जो कुछ किया गया उसके कारण से एक जुडिशल सिस्टम में लोगों का अविश्वास उत्पन्न हुआ। लोगों में उस जुडिशल सिस्टम में विश्वास बनाए रखने के लिए एक सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, सरकार का राजधर्म क्या होना चाहिए था, लॉ मिनिस्टर का और मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होना चाहिए था, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है। पूरे देश के अंदर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और यही बात अगर किसी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में हो गई होती, अगर यही बात किसी और मुद्दे पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य में हो गई होती, तब इस देश के अंदर मीडिया में ऐसा लगता कि 2, 5, 10 दिन तक लगातार इस देश के अंदर इसी बात की चर्चा चलती और ये लगता कि कानून का राज उस प्रदेश के अंदर नहीं है। हम देख रहे हैं, आप पॉलिटिकली आरोप प्रत्यारोपों का विश्लेषण मत कीजिएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो सरकारें चुनकर के आई है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सरकारें चुनकर के आई है, जो लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सेस करने की बात करते हैं कि मेरा राइट्स है, मैं चुनकर के आया हूं, आप मुझे हटा नहीं सकते, मैं भले ही लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करूंगी लेकिन आप मुझे नहीं हटा नहीं सकते, तो उनके बारे में इस देश के अंदर एक विमर्श तो होना चाहिए ना कि आप किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। आपकी उस जांच एजेंसी को प्रभावित किए जाने की कार्रवाई को किस प्रकार से न्यायिक कार्रवाई में गलत ठहराया गया है, किस प्रकार से आम जन के मध्य में जो न्यायिक तंत्र के लिए जो विश्वास था उस विश्वास को इससे क्षति पहुंची है। लेकिन किसी प्रकार का कोई विमर्श नहीं, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। ये पूरी जो सेट ऑफ थ्योरी पूरे देश के अंदर चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो अराजकता फैलाने वाले राज्य सरकारें हैं, जो इस देश के अंदर गलत काम करने वाली राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई विमर्श नहीं होगा। जो राज्य सरकारें यहां कोरोना की महामारी में कुप्रबंधन कर रही हैं, जिन राज्य सरकारों ने जानबूझकर के इस कोरोना महामारी के दौरान अपने जो एफर्ट्स थे वो नहीं किए और जिनके कारण से महामारी को फैलने में संक्रमण ज्यादा फैला, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, जिन राज्य सरकारों को हमने टारगेट किया जाना था, उन राज्य सरकारों को लगातार टारगेट किया जाता रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार के कुप्रबंधन की कोई चर्चा नहीं होती, दिल्ली की सरकार के कुप्रबंधन की कोई चर्चा नहीं होती। लगातार मीडिया में इस बात की खबरें आ रही हैं, लगातार मीडिया में इस बात के आंकड़े आ रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के माध्यम से जो लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, उनके कारण से कोरोना फैल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की निंदा करने के नाम पर इस देश के अंदर किसी प्रकार की किसी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, किसी प्रकार का कोई विमर्श किसी आप चैनल्स पर सुनाई नहीं देगा आपको। आज तो एक नई प्रकार की एक चीज हुई और जिसके कारण से पूरे देश के अंदर एक नया प्रकार का वातावरण बनने का काम कि जहां हम महामारी को रोकने के लिए द्रुत गति के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया से मदद भी हमको मिल रही है, देश के लोगों का जीवन बचाने के लिए जहां हम इस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को एक टूल किट प्रदान की जा रही है कि किस प्रकार से हमको इस महामारी के दौरान इस देश के अंदर अराजकता फैलानी है। मतलब उनका इस महामारी के दौरान देश के लोगों को बचाने का काम नहीं करना है, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि इस महामारी के दौरान जो सरकार जो काम कर रही है उस काम का फायदा आम नागरिक तक ना पहुंचे और लोगों के अंदर अव्यवस्था और अराजकता बने, इसको लेकर के काम करने का काम निर्देश दिया जा रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि कुछ लोग इस देश के अंदर बड़े स्तर पर ठेकेदार बने हुए हैं ट्विटर्स पर, और वो ट्विटर्स पर ठेकेदार बनकर के उनको कोई सूचना देता है कि मुझे सिलेंडर चाहिए, मुझे पलंग चाहिए, वो तुरंत ला करके कहीं ना कहीं से कर देते, उसके बाद फिर उनके बारे में कहा जाता कि उन्होंने कर दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जिनके पास है वो पलंग उनके पास कहां जेब में रखा रहता है क्या? उनका सिलेंडर उनकी जेब में रखा रहता है क्या? सिलेंडर का उत्पादन वो अपने घर से करते हैं क्या? वो पलंग अपने घर से बना करके देते हैं क्या? कहां से देते हैं वो, कहां से प्रदान करते हैं? और जब चीज वो उनको उपलब्ध है तो बाकी के लोगों को क्यों उपलब्ध नहीं होती वो सारी की सारी चीजें?
आम नागरिक को वो सारी की सारी चीजें आसानी से उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही? ये लगातार भाई मुझे बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी मिस्टर ए को टेलीफोन करता है कि मुझे पलंग चाहिए, मिस्टर ए तुरंत, उनको देर नहीं लगती, वो तुरंत जाते हैं और तुरंत एक सिलेंडर ला करके दे देते हैं कि ले लिए, वो एक पलंग उपलब्ध करा देते, ठीक है आपको पलंग हो गया। कहां से आ रहा है आपके पास? या तो आपने स्टॉक कर रखा है जो दूसरों का हक छीन करके कर रखा है, या फिर आपको सोर्स बताइए जहां से आप उत्पन्न कर देते हैं तो दूसरे लोग भी इसको उत्पन्न कर दें। लेकिन लगातार चल रहा था। कैसे चल रहा था? ये स्वयं आज कांग्रेस की जो टूल किट है उस टूल किट में स्पष्ट हुआ है। और वाकायदा मैं देख रहा था एक SOS करके और IYC के नाम से ट्विटर पर काम चल रहा था, जिसमें लगातार VV श्रीनिवास को हीरो के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनको पेश किया जा रहा है, उनको एक दो विदेशी दूतावास के ट्विटर के आधार पर भी उनको पहुंचाने का काम किया गया कि साहब उन्होंने सहायता पहुंचाई, ऐसा फिर हुआ। फिर कुछ दूतावासों ने मना भी किया कि नहीं साहब हमने ऐसा कुछ ऑथेंटिक ट्वीट नहीं किया था। लेकिन कुछ पत्रकार उसी को हीरो बना करके फिर उसके ट्वीट को रीट्वीट करते थे और कहते थे कि नहीं वो तो देवता है। भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ऑक्सीजन जो एक उद्योग में बनती है, किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती है, किसी ना किसी जगह बनती है, उस ऑक्सीजन की सप्लाई एक निश्चित तौर पर एक जगह होनी चाहिए। और इस महामारी के दौरान सारे कलेक्टर्स को और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि कहाँ कितनी बन रही है और कितनी सप्लाई हो रही है। फिर एक आदमी जब प्रशासन एक उपलब्ध नहीं करा पा रहा किसी व्यक्ति को गैस सिलेंडर या कोई पलंग उपलब्ध नहीं करा पा रहा, तब एक व्यक्ति कैसे उपलब्ध करा पा रहा है? उसके पास कहां से वो सोर्स है जहां से वो उत्पन्न कर देता है? या तो उसने किसी राज्य सरकार के सोर्सेस को अपने हथिया लिया है, या उसने कहीं से जमाखोरी कर रखी है। उसका पूरा का पूरा ब्यौरा आज कांग्रेस की टूल किट में स्पष्ट तौर पर कि किस प्रकार से काम करना था और किस प्रकार से उसको यूज करना था। और इसके लिए उन्होंने एक पूरा एक प्लान जो बताया, पूरे देश के अंदर प्लान बताने का काम किया। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि हमको जो सोशल मीडिया की एक टीम है बनानी है, जिस पर इस प्रकार से ट्रैक करना है कि लोग उनको डायरेक्ट मैसेज भेजें और हेल्प के लिए आए। अब जैसे ही वो हेल्प के लिए आए तो उनको बाकायदा सोशल मीडिया के हैंडल से उनके ऑफिस वीरर तक उस तक अपने यूथ कांग्रेस के हैंडल्स के माध्यम से पहुंचाना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आपको लोकल जो लीडर्स है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लीडर्स हैं, द लोकल ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल लीडर इन सिटीज टू कीप सम बेड एंड अदर फैसिलिटीज ब्लॉक्ड इन फ्रेंडली हॉस्पिटल टू बी रिलीज्ड ऑन आवर रिक्वेस्ट। मतलब आपको अपने जो परिचितों के जो अस्पताल हैं वहां पलंगों की वो ब्लॉक करके रखना है, और उन पलंगों को सिर्फ जब आपको कोई किसी बात के लिए कहे, जब कांग्रेस के नेताओं को जब कोई किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करे, तब उस रिक्वेस्ट के आधार पर उस संबंधित व्यक्ति को उस लोकल स्तर पर उस पलंग को रिलीज करके उसको उपलब्ध कराया जाना, और उसको लेकर के फिर सोशल मीडिया पर डालना कि साहब उनने उसको उस जिले में उस पलंग को उपलब्ध कराया। फिर उस बात को लेकर के जो इंडियन यूथ कांग्रेस का जो हैंडल है, उसी को कुछ पत्रकार जो उनके मित्र हैं, जिनको चूंकि कांग्रेस लगातार गोदी मीडिया कहती है, कांग्रेस ही बताएगी कि जिन पत्रकारों के नाम ले रहे हैं, जिन पत्रकारों के बारे में वो बताना चाह रहे हैं, उनको वो राहुल मीडिया कहेंगे या नहीं कहेंगे ये पता नहीं है मुझे, या सोनिया मीडिया कहेंगे या नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने लिखा है इसमें कि कोलैबोरेट इन एडवांस विद फ्रेंडली जर्नलिस्ट, कोलैबोरेट इन एडवांस विद फ्रेंडली जर्नलिस्ट इन सोशल मीडिया टू इमीडिएटली एम्पलीफाई दिस मैसेज। मतलब वो जो पत्रकार है उनका एक ही काम है कि प्रचार करना। अब वो पत्रकार जो है वो टोटल पर दिखाई देते हैं कौन कौन है। मैंने उनके कई बार कुछ पत्रकारों को लिखा भी है कि आप इस प्रकार से बात करते हैं कि जैसे लगता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो लोग हैं वो इस तरह का इस तरह। अब ये सारी चीजें चलिए एक विषय तक समझ में आती। आप देखिए कि दूसरा जो पूरी की पूरी चीजें हैं कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कुंभ को बदनाम करना, और कुंभ को बदनाम करने के उद्देश्य से इस बात को फैलाना, खबर पूरे में फैलाना कि साहब कुंभ के माध्यम से इस देश के अंदर कोरोना की जो दूसरी लहर है वो प्रारंभ हुई। इस प्रकार का बाकायदा एक अभियान चलाना, वो अभियान चला करके इसको फैलाना, ये बाकायदा देखिए एक बाकायदा लेटर जो जारी हुआ है, उस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया कोविड
कुंभ मेला प्लेग्राउंड टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर्स। ये खबर फैलानी है। ये उनका जो लेटर है, जो मई 2021 का जो लेटर है, जो टूल किट के तौर पर आज पूरे देश में जो पब्लिश हुआ है, इसको देखिएगा, इस पूरे के पूरे को, कि इसमें इस बात का उल्लेख और बारीकी में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमको बताना है कि किस प्रकार से कुंभ के माध्यम से फैलाया गया और किस प्रकार से नहीं फैलाया गया। तो मतलब एक निगेटिव अभियान और एक नेगेटिविटी इस देश के अंदर लगातार पैदा करना, जिसके कारण से इस देश में अराजकता फैलती रहे, ये काम कांग्रेस अगर लगता है कि विपक्ष के नाते उस पर काम करना चाहिए था तो फिर उनको करने देना चाहिए, लेकिन ये काम उनको छुप करके नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो काम ही करना उनका दायित्व है तो उनको खुलेआम कहना चाहिए कि हाँ, ये काम हम कर रहे हैं और इस काम के कारण से हम देश में सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण है और देश महत्वपूर्ण नहीं। आप एक बात सोचिएगा, आप किसी भी, मैं एक छोटी सी बात एक आम नागरिक से छोटी सी बात करना चाहता हूं। आप अगर मान लीजिए किसी नदी के किनारे बैठे हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं या नहीं है, मैं इसकी बात नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने परिजन के शव को अगर उस नदी में बहाने की कोशिश करता है, किसी भी कारण से, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप उसको समझाएंगे कि भैया इसको सबको महामत बहाइएगा। अगर आपको समस्या क्या है, समस्या पूछेंगे कि समस्या क्या है, उस समस्या का निदान हो सकता है ग्राम पंचायत के माध्यम से हो जाएगा कि भैया अगर सबको जलाने में कोई आपत्ति आ रही है, आर्थिक समस्या है तो उसका निदान हो जाएगा, लोग जलाने को नहीं मिल रहे हैं उसका निदान हो जाएगा, डीएम के माध्यम से निदान हो जाएगा। यही एक बात हुई ना कि किसी व्यक्ति की समस्या है। हम क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का पत्र जारी कर रही है कि आप तो इस बात के फोटो अपने लोकल नेताओं के माध्यम से मंगाइएगा कि जो सबको जलाए, सबों को बहाया जा रहा है, उनके फोटो खींचिएगा, शमशानों के फोटो लाइएगा और फिर उन फोटो को देश और दुनिया के उन पत्रकारों को भेजिएगा जो मोदी विरोध में लिखते हैं। ये सारी चीजें एक तो संयोग होता है, एक प्रयोग है। मतलब पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चला करके कि उस अभियान के माध्यम से ये साबित किया जाए कि किसी भी प्रकार से इस देश के अंदर महामारी जो है वो इतना मूर्त रूप ले चुकी है कि सरकार जो है वो फेल हो रही है और सरकार के फेल होने के कारण से हमको इस सरकार को बदलना। तो भैया सरकार बदलने के लिए 2024 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और 2024 में तय होगा कि लोग सरकार बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक तो इसी सरकार को आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो पत्र जो आपके द्वारा जारी किया, जो कांग्रेस के द्वारा जो पत्र जारी किया जा रहा है, उस पत्र में जिस प्रकार से लाशों पर राजनीति किए जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है, जो टूल किट जारी की गई है, जो आज पब्लिश हुई है पूरे देश में, मीडिया और सब जगह पब्लिश की गई है संबित पात्रा के द्वारा, उस टूल किट में इस बात का जो स्पष्ट उल्लेख है वो इनकी कितनी गंदी मानसिकता है, उस मानसिकता के बारे में देश को के सामने आ रही है। अब एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, जिससे परेशानी है और जो व्याकुलता है, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि न पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है और वो तकलीफ दे ये है कि इतने सारे दुष्प्रचार के बाद भी, इतना सारा कुप्रचार के बाद भी, इतने सारे टूल किट्स इस देश में जारी किए जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो ये डैमेज नहीं कर पा रहे, ये वो खुद भी मान रहे हैं और इसी के कारण से वो ज्यादा चिंतित हैं। उनको लगा कि इस देश में सबसे पहले जैसे ही महामारी आई तो उन्हें अवसर के तौर पर कांग्रेस के लोगों ने देखा और उन्होंने मोदी को के लॉकडाउन को फेल करने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन वो लॉकडाउन फेल करने के प्रयासों के बावजूद भी वो देश की जनता के सामने मोदी की छवि को खत्म नहीं कर पाए, उसको डैमेज नहीं कर पाए। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे उद्योग चालू हुए, भारत की आर्थिक स्थिति ऊपर भी आई, मुद्रास्फीति की मतलब सारी चीज़ें बढ़ना चालू हुई, सारी चीज़ें व्यवस्थित होना चालू हुई। इसी बीच देश ने वैक्सीन भी बना ली। वैक्सीन बना ली तो वैक्सीन को लेकर के कुप्रचार चालू हो गया। लेकिन मूल बात जो रही कि उस सारे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के दुष्प्रचार अभियान के पश्चात भी नरेंद्र मोदी की जो छवि थी, उस छवि को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और इसीलिए इस बार उन्होंने सरकारों के माध्यम से इस महामारी का कुप्रबंधन करके इस महामारी को बढ़ाने का काम किया, ऑक्सीजन की कमी को प्रचारित करने का काम किया, वैक्सीन की कमी को प्रचारित करने का काम किया और भयंकर तरीके से महामारी को बढ़ाए जाने का काम किया। उसके लिए मोदी को
जिम्मेदार ठहराने का काम किया, मोदी की रैलियों को जिम्मेदार ठहराने का काम किया, कुंभ के मेले को जिम्मेदार ठहराने का काम किया, लेकिन इस सबके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की छवि खराब नहीं हुई। ये स्वयं आज इनका जो पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर 6 पर, प्राइम मिनिस्टर्स मोदीज इमेज, द अप्रूवल रेटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव बीन हाई। समस्या यहां है, the approval rating of Prime Minister Modi have been high and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity toward this end. इसके लिए काम करना है कि मोदी की इमेज खराब कैसे हो सकती है। मोदी की इमेज खराब करने के लिए सबसे पहले जो काम करना है कि कुछ मोदी के जो है, मोदी के समर्थकों को अपने साथ में मिलाना है। जो मोदी समर्थक हैंडल्स हैं उनको, बीजेपी सपोर्टर हैंडल हो, उनके माध्यम से गलत बयानी करानी है। और कुछ हैंडल ऐसे हैं जो हैंडल्स हैं वो ऐसे क्रिएट करने हैं जो दिखे कि वो मोदी समर्थक है, लेकिन वो हैंडल मोदी समर्थक नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें मैंने लिखा था कि इस बार महामारी के दौरान जो दुष्प्रचार का अभियान चला है उसमें राष्ट्रवादियों के कुछ हैंडल्स को वामपंथियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके माध्यम से वो मोदी समर्थकों को भड़काने का प्रचार चालू हुआ है। उसमें उन्होंने ममता, जैसे ही बंगाल की हिंसा हुई तो मोदी और अमित शाह को घेरने का जो काम किया वो भी उन्हीं हैंडल्स के माध्यम से हुआ और लगातार हुआ। इन्होंने भी इसको लिखा है, यूज रिसोर्सेस क्रिएट ऑन सोशल मीडिया to question Modi's incompetence from handles which look like Modi और बीजेपी supporters। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया कवरेज फॉर फॉरेन correspondents in India can be tailored to exclusive focus on Modi and his mismanagement। और यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज। बरखा दत्त का जो शमशान घाट में बैठ करके जो फोटो था वो सहज नहीं, मतलब वो भी कोई संयोग नहीं था। शमशान घाट से जो लाइव बैठ करके बरखा दत्त ने जो किया था वो संयोग नहीं था, वो भी प्रयोग था और उसी टूल किट का हिस्सा है वो प्रयोग, जो स्पष्ट दिख रहा है कि शमशान घाट के लिए भी उत्तर प्रदेश के एक शमशान घाट को चुनना और वहां जाकर के फिर वहां से लाइव कर करके बताना और ये बताना कि इस प्रकार से किस प्रकार से लाशों का अंबार लग रहा है, इस प्रकार से देश के सामने प्रस्तुत करना, ये उसी टूल किट का पूरी तरीके से हिस्सा था। तो ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, सेंट्रल विस्टा को लेकर के अभियान चलाना, मिसिंग अमित शाह, ये भी एक अभियान का हिस्सा था। उसमें क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इंश्योरेंस निर्मला सीतारमन, ऐसा करके पूरा का पूरा जो है वो चल रहा है इस देश के अंदर। अब बात इतनी सी है कि एक्चुअली जो गैंग है वो ये नहीं समझ पाती कि उसका मुकाबला किससे है। समस्या यहां है। क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि उनको लगता है कि वो एक साजिश के तहत, किसी योजना के तहत सारी भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका को बनाने के बाद वो जो जाएंगे तब वो देश के अंदर दुष्प्रचार करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो भारतीय जनता पार्टी या उसके जो कार्यकर्ता हैं या उसके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो उसका जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच तक जाएगी, अपने कार्यकर्ताओं को बताएगी कि जवाब क्या होना चाहिए। लगता है यहीं वो गलती कर जाते हैं। मैं भी देख रहा था कि वो इजराइल के ऊपर उनने अपना एक आयरन डोम डिफेंस करके एक सिस्टम बनाया है पूरा का पूरा, और उसमें कोई भी मिसाइल जब उस पर दागी जाती है तो वो सिस्टम काम करने लगता है और वो मिसाइल को नेस्तनाबूद हवा में ही कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करेंगे, उनका आईटी सेल क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, इसकी चिंता राष्ट्र के नवनिर्माण में लगने वाले लोग नहीं करते। जिनको राष्ट्र की चिंता है और जिन लोगों को ये लगता है कि हमको राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनसे सरोकार रखने की बात है, और जो उनको लगता है कि राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई बात आ रही है तो उसका जवाब देने की हमारी जिम्मेदारी है,
वो लोग भारतीय जनता पार्टी की ना तो आईटी सेल की तरफ देखते हैं और ना उनके किसी प्रोस्पेक्टस की तरफ या उनकी किसी गाइडलाइन की तरफ देखते हैं। वो अपनी स्वयं जानकारियां जुटाते हैं और अपनी जानकारियों के आधार पर ही सारी चीजें करते हैं। तो ये पूरा जो वर्ग है इस देश के अंदर, एक 10% 20% जो भक्तों का वर्ग है, जिसे भक्त कहा जाता है, वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये जो गैंग का जो टूल किट आता है ना, गैंग की तरफ से जो हमला आता है, तो भक्त तो उसके एक्चुअली ये पढ़े लिखे मतलब सीखे पढ़े लोग आते हैं, और भक्त तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट वाले लोग हैं। तो भक्त एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के साथ में उन पर बैठते हैं और उनको पूरे का पूरे को डैमेज कर देते हैं। भक्तों को बहुत दिनों से लग रहा था, टूल किट का तो मामला आज सामने आया कि सारा का सारा कहीं ना कहीं साजिश के तहत चल रहा है, जिसमें सेंट्रल विस्टा को जिस तरीके से पीएम का हाउस कह करके प्रचारित किया जा रहा था, जिस तरह से सेंट्रल विस्टा को टारगेट किया जा रहा था, सेंट्रल विस्टा के मामले में जिस प्रकार से न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कराई जा रही थी और उन्हीं मुद्दों को लेकर के एकदम से देश में वातावरण बनाया जा रहा था, उन सारी चीजों से स्पष्ट लग रहा था कि सारा का सारा खेल है। वैक्सीन को लेकर के चर्चा हुई, ऑक्सीजन को लेकर के जिस प्रकार से मारामारी क्रिएट की गई, उन सारी चीजों में भक्तों को लग रहा था कि कुछ खेल चल रहा है, जिस खेल के कोई एक साजिश के तहत चल रहा है, जिसका जवाब देना है, और लोग उस जवाब को दे रहे हैं। तो इनकी धार को तो कुंद ऑलरेडी भक्त कर चुके हैं। आज बीजेपी ने भले ही आज उसके टूल किट को जारी करके लोगों को बताया हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भक्तों को पहले से मालूम था और भक्तों ने उसकी धार को कुंद कर दिया, और उनके हमलों का इस देश के आम नागरिक के ऊपर कोई असर नहीं है, और आम नागरिक को किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, और वो राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा हुआ, और मोदी जी अपना काम करने में लगे हुए। लेकिन एक बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अब इस देश के आम नागरिक को इस बात को पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से और उन विपक्ष के राजनेताओं से कि इस महामारी के दौरान आपके द्वारा, जहां आप विपक्ष में हैं या जहां आप राज्य सरकारों में हैं, वहां आपके द्वारा इस महामारी के दौरान सकारात्मक तरीके से क्या काम किए गए इस महामारी के निराकरण के लिए। क्या आपने वैक्सीन के प्रोत्साहन के लिए कोई काम किया? क्या आपने लोगों को वैक्सीन के लिए समझाइश देने का कोई काम किया? क्या आपने किसी प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडरों को बेहतर व्यवस्था किए जाने के लिए कोई काम किया? क्या आपके द्वारा सरकार को किसी प्रकार का कोई सहयोग किए जाने का काम किया? क्या आपने आम जनता से भ्रम भय दूर किए जाने का काम किया? ये आम जनता को इन लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में राजनीति, अभी चुनाव नहीं हो रहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने की बात है। मूल बात सिर्फ इतनी सी है कि आज के दौर में सिर्फ देश एक महामारी से लड़ रहा है, और उस महामारी से जो लड़ रहा है वो भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का पूरी प्रभाव के कारण से ये भारत पर एक ऐसा कोई बायोलॉजिकल हमला है जो भारत की संप्रभुता को क्षति पहुंचाना चाहता है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत का नेतृत्व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन पर किसी प्रकार के किसी शत्रु के प्रहार का कोई असर नहीं होता, और हर परिस्थितियों से वो निकल करके बड़ी ताकत के साथ में सामने आ जाते हैं। देश ने देखा कि कैसे पिछले 25 तारीख से 24-25 अप्रैल से लेकर के और 7-8 मई तक किस प्रकार से एक अराजकता का वातावरण इस देश के अंदर कुछ लोगों के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया, और बना भी। लेकिन आज देश फिर से एक शांति की स्थिति में एक गति पाए हुए है, और सारी व्यवस्थाएं सब कुछ समुचित तरीके से चल रही हैं। लोगों को बेड भी मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन भी मिल रही है, लोगों का इलाज भी हो रहा है, लोगों को दवाई भी मिल रही है, लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं भी मिल रही हैं, लोगों की सारी चीज़ें भी हो रही है, सरकार का संवाद भी हो रहा है। और हाँ, इस बीच में 214 करोड़ वैक्सीन के डोज दिसंबर तक बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बाकायदा पूरा प्रोग्राम भी जारी किया गया कि कौन कौन बनाएगा और कितना बनाएगा, कौन कोविशील्ड कितनी बनेंगी, कोवैक्सीन कितनी बनेंगी और कितनी बाहर से आयात होंगी। लेकिन कुछ राज्य सरकारों को द्वारा जिनको 400 रुपये की वैक्सीन लेने में उनको तकलीफ थी, वो अब 1000 रुपये की वैक्सीन लेने के लिए उन्होंने विदेशी वैक्सीन के लिए टेंडर जारी किया है। ये और बात है कि उनकी वैक्सीन कब आएगी, और तब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के माध्यम से देश के बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हमने एक दवा भी बनाई है। हम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बढ़ने के दौरान कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी राजनीति है। क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति करना चाहते? क्या यही आपके संस्कार है? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक बात,
कि पूरे इस एक वर्ष के दौरान राहुल गांधी ने एक दिन भी इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक बात महामारी के निदान के लिए की हो और ये कहा हो कि नहीं सरकार ये कर रही है, इस कदम में देश की जनता को सहयोग करना चाहिए और हम सरकार के साथ खड़े हैं। एक मिनट के लिए भी कहीं भी इस बात को नहीं कहा। दुर्भाग्य है कि 70 साल पुरानी एक पार्टी सने सने खत्म हो रही है, लेकिन खत्म होने के साथ साथ वो जिस प्रकार के दूषित विचार इस देश के जनमानस में फैलाने का जो काम कर रही है, उसके कारण से जो व्याधाएं आएंगी समाज में, वो बेहद मुश्किल दौर रहेगा। आप सब मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।